हाय डेवलपर्स, तो कैसे हैं आप। आज हम बनाएंगे Next.js 15 में पोर्टफोलियो वेबसाइट। Using Next.js, Tailwind CSS, React.js, Framermotion और React Swiper को यूज करके, तो इसमें देखेंगे कैसे आप कोड स्प्लिटिंग कर सकते हैं जिससे आपकी पेजेस और ज्यादा फास्ट हो सके और लाइट हाउस की स्पीड 100 इंडेक्स आए। देन नेक्स्ट चीज है एडवांस एसईओ। एडवांस एसईओ मीन तमाम के तमाम एसईओ टैग्स को हम डिस्कस करेंगे। देन एट द लास्ट हम गिटहब को यूज करेंगे, कैसे आप गिटहब पे अपना कोड पुश कर सकते हैं और गिटहब की रिपो को आप कैसे वर्सल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली नई चेंजेस के साथ एक नया लिंक जनरेट करेगी जो आप अपनी टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। कोड सेटअप। सबसे पहले हमने कोड सेटअप करना है लोकली, तो इसके लिए हमने फॉलो करना है Next.js की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को। तो आपने सिंपली इस कमांड को कॉपी कर लेना है और अपने टर्मिनल पे पेस्ट कर देना है। अब जैसे ही पेस्ट करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा तमाम डिपेंडेंसीज को लोकली सेटअप करने के लिए। तो आपने सबसे पहले ऐप का नेम डिफाइन कर लेना है। तो इफ यू वांट टू गो विद टाइपस्क्रिप्ट आपने यस प्रेस करना है, तो हम टाइपस्क्रिप्ट को यूज करेंगे। ESLint को यूज करेंगे फॉर्मेटिंग के लिए। टेलविंड को यूज करेंगे हम स्टाइलिंग के लिए। सोर्स डायरेक्टरी के साथ जाना चाहते हैं तो आप यस प्रेस करें, मैं अभी के लिए नो यूज कर रहा हूं। हम यूज करेंगे ऐप राउटर, दैट इज बेस्ट। और टर्बो पैक बेसिकली रन टाइम है जावास्क्रिप्ट का, जो कि यूज करता है रस्ट को, तो ये डेवलपमेंट को काफी फास्ट बना देता है। तो हम यस प्रेस करेंगे। कस्टम नेमिंग कन्वेंशन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप यस प्रेस कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम नो के साथ ही जाते हैं। तो अब ये तमाम डिपेंडेंसी जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन सब को लोकली सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जब तक ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही हैं, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट इन डिटेल समझना है तो आप सिंपली Next.js की डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हैं, जहां पे उन्होंने हर चीज इन डिटेल और विद एग्जांपल एक्सप्लेन की हुई है। और हम यूज कर रहे हैं Tailwind CSS फॉर द स्टाइलिंग। तो आपने Tailwind CSS की भी डॉक्यूमेंटेशन को एक दफा गो थ्रू कर लेना है, जिसमें आपको तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आपको सिंपल स्टाइलिंग आती है कि सिंपल CSS कैसे काम करती है, व्हाट इज फ्लेक्स मॉडल, व्हाट इज ग्रिड मॉडल और पैडिंग बॉक्स मॉडल, तो ये बेसिक चीजें कैसे काम करती हैं, अगर आपको वो सब चीजें आती हैं तो आप बहुत ही ज्यादा इजीली टेलविंड को यूज कर सकते हैं। ये इनलाइन स्टाइलिंग की तरह ही काम करती है। हमने कंपोनेंट्स में आ जाना है, वहां पे आपको काफी सारे बिल्ड इन कंपोनेंट्स भी मिल जाएंगे। आप जैसा कि डॉक्यूमेंटेशन पे देख सकते हैं तमाम चीजें इन डिटेल हैं, किस तरह आप स्क्रैच से भी सेटअप कर सकते हैं टेलविंड का अपने प्रोजेक्ट में। और इसमें तमाम काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस भी मिल जाते हैं, डार्क मोड, लाइट मोड इजीली आप ऐड कर सकते हैं। तो कोड सेटअप हो गया है। हमने सिंपली इस कोड को ओपन कर लेते हैं अपने कोड एडिटर में। और जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो इसका फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह लग रहा है, जिसमें मेन फोल्डर है हमारे पास ऐप डायरेक्टरी का, और इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है ऐप का वो है page.tsx। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है हमारे पास layout.tsx। इसमें कोई भी लेआउट में आप इसका हेडर फुटर ऐड कर सकते हैं और ये कोड तमाम राउट्स पर चलेगा। इसमें आप ग्लोबल लेआउट्स ऐड कर सकते हैं। देन हम यूज कर रहे हैं टाइपस्क्रिप्ट, तो ये टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है जिसमें टाइपस्क्रिप्ट की बेसिक तमाम कॉन्फ़िगरेशंस हैं। देन हमारे पास आ जाती है टेलविंड कॉन्फ़िग फाइल, जिसमें आ जाते हैं हमारे पास टेलविंड CSS के डिफरेंट वेरिएबल जो हम ग्लोबली यूज़ करना चाहते हैं ऐप के अंदर। और package.json फाइल है जहाँ पे हम देख सकते हैं कौन सी डिपेंडेंसीज हम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी के लिए हमने React और Next.js को यूज़ किया है। तो इसको रन करते हैं। रन करने के लिए आपने टाइप करना है npm run dev। और जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो आप इसे अपने ब्राउज़र पे लोकल होस्ट 3000 पे देख सकते हैं। टर्मिनल को क्लोज कर लेते हैं और जाते हैं लोकल होस्ट 3000 पे। स्क्रीन को स्प्लिट कर लेते हैं 2 पार्ट्स में और
जब हम इसे लोकली सेटअप करते हैं तो ये कुछ इस तरह लगता है। तो चलें रिमूव कर लेते हैं तमाम बेसिक टेम्पलेट को। और अगर आप इसमें यहाँ पे कुछ भी ऐड करेंगे लाइक H1, तो आप देख सकते हैं ब्राउज़र पे। सो गाइस, टाइम को सेव करने के लिए कुछ चीज़ें मैंने पहले से सेटअप कर ली हैं। उनमें सबसे मेन चीज़ है फ़ॉन्ट्स। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने फ़ॉन्ट्स को ऐड कर लिया अपने पास लोकली जो हम फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं मोस्टली। तो आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और इन्हें हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी लेआउट फाइल में। अगर हम लेआउट फाइल में जाएं, नेक्स्ट.जेएस ऑफिशियली भी लाइब्रेरी देती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अब तमाम टाइप के फ़ॉन्ट यूज़ करने के लिए। लेकिन मोस्टली बेस्ट यही है कि आप डाउनलोड करें, क्योंकि उससे आपकी एप्लीकेशन और ज़्यादा फास्ट हुई। अगर आप गूगल के फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं तो जैसे ही एप्लीकेशन लोड होती है तो उसको एक रिक्वेस्ट गूगल के सर्वर तक लेके जानी पड़ती है और वहाँ से वो फ़ॉन्ट्स को आपकी क्लाइंट साइड पर लोड करता है। तो बेस्ट अप्रोच इज़ आप लोकली उन्हें डाउनलोड करें और जैसे ही वो ज़्यादा फास्ट काम करेगा। तो लोकल फ़ॉन्ट्स को लोड करने के लिए आपने सिंपली लोकल फ़ॉन्ट फंक्शन है, इसे इंपोर्ट कर लेना है और वेरिएबल का नेम डिफाइन कर लेना है। ये कुछ फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं। तो इनमें से एक क्लास ऐसी है जो हम गूगल नेक्स्ट.जेएस फ़ॉन्ट से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपके पास, अगर आप इसमें जाएँ, आपके पास और भी काफ़ी सारी फ़ॉन्ट क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो इसका सिंपल वे है, अगर आप कोई और क्लास भी इंपोर्ट करना चाहते हैं, आप सिंपली इजीली यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के बाद आपने इसे अपनी मेन बॉडी में कुछ इस तरह यूज़ कर लेना है, क्योंकि हम इसे यूज़ करेंगे एज अ नेम ऑफ वेरिएबल के नेम से हम इसे डिफरेंट टैग्स पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है हमारी टेलविंड कॉन्फ़िग फाइल। अब हमने फ़ॉन्ट्स तो इंपोर्ट कर लिए, अब उन फ़ॉन्ट्स को हमने लोड भी करना है टेलविंड CSS में, ताकि हम टेलविंड CSS के जरिए उन फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकें। तो ये आ गई हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिलीज, जो हम, ये सेम नेम है जो हम लेआउट में यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम एक्सेस उन्हें कैसे कर रहे हैं, नेम की बेस पे, लाइक फ़ॉन्ट रेलवे, फ़ॉन्ट ग्रॉट्स। और अगर आप यहाँ पे आएँ तो ये सेम वही फ़ॉन्ट्स हैं, फ़ॉन्ट वेरिएबल। और नेक्स्ट जो चीज़ है, आप कोई भी कस्टम क्लास डिफाइन करना चाहते हैं, कोई कस्टम वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं जो आप टेलविंड के ज़रिए डिफरेंट जगह रीयूज़ कर सकें, तो उसके लिए आपने सिंपली थीम ऑब्जेक्ट के अंदर जाके इसे एक्सटेंड कर देना। लाइक फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर रहे हैं 7XL, जो होगी हमारी मैक्सिमम विड्थ किसी भी कंटेनर की, तो जो होगी हमने अभी के लिए रखी हुई है 80 RM। 1 RM इज इक्वल टू 16 पिक्सल। और डिटेल्स के लिए आप CSS की डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हैं। सेम चीज़ कलर्स के लिए भी, हम जो कलर्स ऐप में बार बार यूज़ कर रहे हैं तो मैंने उनके कलर कोड यहाँ पे डिफाइन कर लिए हैं, ताकि इंस्टेड हर जगह उस कलर कोड को हम डिफाइन करें, हमने एक ही जगह उस सबको डिफाइन कर लिया है। फिर इसमें जो सबसे मेन चीज़ एनिमेशन, हम एनिमेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं जोश एनिमेशन, जो एक क्लाइंट साइड लाइब्रेरी है, हम React.js और Next.js में मोस्टली यूज़ करते हैं। इसकी एनिमेशन इफेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा कूल और ऑसम है। अगर आप मज़ीद डिटेल्स के लिए आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनकी मोस्टली एनिमेशन एप्पल डिवाइसेस या iPhone के साथ मिलती हैं और बहुत ही ज़्यादा कूल है। तमाम किस्म की, लाइक अगर आपको ऑन लोड, ऑन स्क्रॉल, पेज लोड पे चाहिए तो दे हैव एवरीथिंग बिल्ट इन, आपको कोई भी चीज़ खुद डिफाइन नहीं करनी पड़ती। तो Next.js में हम देखते हैं हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप सिंपली अभी के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह तमाम कंपोनेंट्स लोड हो रहे हैं। ये बिल्कुल लाइट वेट, फास्ट है और ईजी टू यूज़ है। इसका सबसे बड़ा यूज़ है, मोस्टली लोग इसको नहीं यूज़ करते, लेकिन हम इसे अभी के लिए यूज़ करते हैं। मोबाइल पे जब आप इसे लोड करते हैं तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो ये सब एनिमेशन इफेक्ट्स हैं। आप CDN भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन CDN के लिए हम प्रेफर करेंगे आपने सिंपली इसे लोकली सेटअप करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो लोकली सेटअप करने के लिए आपने सिंपली इस कमांड MPMI, इस कमांड को कॉपी कर लेना और अपने टर्मिनल पे पेस्ट कर लेना है। तो सिंपली इसे कॉपी कर लेते हैं, तो सिंपली इसे अपने टर्मिनल पे पेस्ट कर लेते हैं। और नेक्स्ट जो स्टेप है आप डॉक्यूमेंटेशन से फॉलो कर सकते हैं। आपने सिंपली अपनी मेन लेआउट फाइल में जाना है और इसको इंपोर्ट कर लेना है।
अगर आप इस एनिमेशन को यूज़ कर रहे हैं, इसमें 2-3 और पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि ये क्लाइंट साइड काम करती है। तो मोस्टली आप जिस भी फाइल में से यूज़ करेंगे, लोड करेंगे, फॉर एग्जांपल आप जिस फाइल में से लोड करेंगे तो वहाँ पे आपने यूज़ क्लाइंट लाजमी डिफाइन करने, क्योंकि Next.js 15 में हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं वो सारे सर्वर कंपोनेंट्स हैं, और सर्वर कंपोनेंट्स ब्रेक कर जाते हैं अगर आप उसमें कोई भी क्लाइंट साइड फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमने टॉप पे डिफाइन कर लेना है यूज़ क्लाइंट, और अभी हमें टाइपस्क्रिप्ट का एरर मिल रहा है तो इसका भी एक फिक्स है, लेकिन उसे बाद में देखते हैं। तो चलें इसे ऐड कर लेते हैं। तो इसे ऐड करने से पहले हमने डिफाइन कर लेना है कि ये हर एक पेज लेआउट के चेंज पे भी रन हो। तो उसके लिए आपने डिफाइन कर लेनी है Next.js की हुक यूज पाथ नेम, क्योंकि जब भी हमारा राउट चेंज होगा तो हमें दोबारा से हर एनिमेशन ट्रिगर करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो सिंपली फर्स्ट पेज पे तमाम एनिमेशंस को लोड करेगा, नेक्स्ट कोई भी आपका पेज लोड होगा तो वो एनिमेशंस प्ले नहीं होंगी। सो इसके लिए सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं यूज पाथ नेम को, और एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेते हैं। और ये ऑब्जेक्ट बेसिकली डिफरेंट ट्रांजिशंस और एनिमेशन को कंट्रोल करता है। तो आप और इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, मजीद आप डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करें। यूज इफेक्ट ऐड कर सकते हैं ताकि ये हम इस एनिमेशन को इनिशियलाइज कर सकें। और अब एक और यूज इफेक्ट डिफाइन कर लेते हैं ताकि ये हर एक पाथ की चेंज होने पे भी एनिमेशन प्ले हो। जैसा कि हमने एनिमेशन के लिए जोश लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं तो उसमें हमें टाइपस्क्रिप्ट एरर आ रहा है, तो उसको फिक्स करने के लिए हम एक कमांड रन कर सकते हैं, लेकिन ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो इसका एक और सोल्यूशन है जो कि मुझे स्टैक ओवरफ्लो से मिला, वो ये आपने अपने रूट फोल्डर में टाइप्स के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेना और उसके अंदर आपने josh-animation.dev.ts के नेम से एक फाइल क्रिएट कर लेनी है, और जिसके अंदर आप बेसिक इन ऑब्जेक्ट्स को पास कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये रूट लेवल पे उसकी टाइप को डिफाइन कर लेगा और आपको टाइपस्क्रिप्ट की एरर नहीं आएगी। नैव बार, तो सबसे पहले नैव बार क्रिएट कर लेते हैं। तो आपने सिंपली ऐप डायरेक्टरी के अंदर अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है, अगर आप उससे बाहर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं कंपोनेंट्स, और यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं नैव बार का लिए, और एक फोल्डर और क्रिएट कर लेते हैं फुटर के लिए। तो नैव बार में हम आ जाते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं tsx, इसको नेम दे देते हैं नैव बार, और इसको हम कॉल करेंगे अपने मेन लेआउट में। लेआउट में आ जाते हैं और यहाँ पे इसे कॉल कर लेते हैं। सो नया बार आ गई हमारे पास। सो लेट्स ऐड सम स्टाइलिंग हेडर। तो ये आ गया हमारा हेडर, और इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि इजीली नज़र आ सके। विड्थ ऐड कर देते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं ताकि हमें पता लगे। बैकग्राउंड कलर हमने ऐड कर दिया है ताकि हमें पता लगे कि कंपोनेंट कितनी स्पेसिंग ले रहा है। सो इसमें विड्थ ऐड कर देते हैं, विड्थ फुल का मतलब है कि वो 100% स्पेसिंग लेगा पूरे कंटेनर की। देन टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, टेक्स्ट कलर, कंटेनर क्लास ऐड कर देते हैं और इसे मैक्स विद ऑटो दे देते हैं। एडिंग ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 4, और मैक्स विद फुल स्क्रीन पे इसकी कितनी होगी
7 एक्सेल। तो 7 एक्सेल आप देख सकते हैं, जैसे ही आप होवर करेंगे आपको ये तमाम की तमाम CSS प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है, जो कि 1280 पिक्सल बनती है। तो इसमें हम अपने एसेट्स ऐड कर लेते हैं, जो फाइल्स और फोल्डर हम यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर, तो उन्हें ऐड कर लेते हैं। तो मैंने टाइम को सेव करने के लिए पहले ही अपने एसेट्स ऐड कर लिए हैं, जो कि हमारे पब्लिक फोल्डर में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐड करते हैं अपना आइकन। उसके लिए हम यूज़ करेंगे Next.js की इमेज को, जो कि इमेजेस को काफ़ी फास्ट और बेटर वे में लोड करता है। तो हमने इसका प्रॉपर पाथ ऐड करना है, जो कि है इमेज पे हम लिंक टैग भी ऐड कर देते हैं। और पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास लोगो आ चुका है। और एक और कंटेनर ऐड करते हैं। ये आ जाएगी हमारे पास लेफ्ट साइड, और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं अपने कुछ और आइटम्स। सो आई एम यूजिंग कर्सर, बट आपने टोटली AI पे ट्रस्ट नहीं करना डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये काम को काफ़ी हद तक ख़राब भी कर देता है। तो अब हमारे पास इसमें कुछ और क्लासेस ऐड करते हैं। इंस्टेड ऑफ लाइक शोइंग इट लाइक दिस, हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं और उस एरे को मैप करते हैं। इन्हें सारे को मैप कर लेना है। कुछ और क्लासेस ऐड करते हैं। स्टाइलिंग को और क्लीन करने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। और इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे एज अ क्लास नेम। अगर आप चाहते हैं कि नैव बार फिक्स रहे तो उसके लिए आपने फिक्स क्लास यूज़ कर लेनी है। फिक्स टॉप लेफ्ट और जेड इंडेक्स 50। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो नैव बार है वो फुल टाइम पेज के टॉप पे रहेगी जब हम स्क्रॉल करेंगे। अब हम ऐड कर लेते हैं मोबाइल के लिए। तो मोबाइल के लिए हम ऐड कर लेते हैं आइकन्स के लिए हम यूज़ करेंगे डूसी आइकन्स, और उसकी हम लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं।
तो आइकन्स के लिए यूज़ कर रहे हैं हम इस लाइब्रेरी को, और सिंपली कमांड ऐड कर लेनी है अपने टर्मिनल पे। जैसे ये इंस्टॉल होता है तो हम इसे कॉल कर लेते हैं, तो वापस आ जाते हैं। हम इसे हाइड कर देते हैं। जब हम स्मॉल डिवाइसेस पे जाएंगे और जब हम मीडियम विड्थ होगी हमारी, तो यह सिर्फ मेन्यू आइकन शो होगा। तो चलें इसकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव करके देखते हैं। तो जैसे ही आप देख सकते हैं अब हमारे पास सिर्फ आइकन शो हो रहा है, क्योंकि मीडियम का मीन ये मतलब ये है कि जब मिन विड्थ 768 पिक्सल होगी तो सिर्फ तब ये मेन्यू शो होगा। और यहाँ पे हिडन क्लास का मतलब ये है कि जब हम स्मॉल डिवाइसेस पे होंगे तो हमारे पास ये पूरी क्लास डिस्प्ले नन हो जाएगी। अब हमने साइड बार ऐड करनी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिएक्ट स्टेट को, ताकि ऑन क्लिक पे साइड बार ओपन हो। प्लस वो डिफाइन करने से पहले हमने कंपोनेंट के टॉप पे डिफाइन कर लेना है यूज़ क्लाइंट, बिकॉज तो वो तमाम कंपोनेंट जहाँ पे हम यूज़ करते हैं रिएक्ट स्टेट्स को वो सर्वर कंपोनेंट्स नहीं होते। बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट.js 15 तमाम कंपोनेंट्स सर्वर कंपोनेंट्स आते हैं। सो हम इस पे ऐड कर लेते हैं ऑन क्लिक, और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इफ ओपन देन वी आर मैपिंग दिस। जैसे ही आप देख सकते हैं बेसिक हमारे पास फंक्शनलिटी आ चुकी है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, और जब हम क्लोज करते हैं तो ये टॉगल फंक्शनलिटी। अब इसमें कुछ और क्लासेस ऐड करते हैं ताकि ये साइड बार से आए। तो उसके लिए इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड हम इसको चेंज करते हैं एब्सोल्यूट पे। विथ को हम ऐड कर लेते हैं 20% पे, और जो इसके अंदर आइटम्स है उसके लिए हम एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं। और सो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर आ चुका है साइड बार का भी। तो इसमें कुछ और क्लासेस ऐड करते हैं ताकि ये और ज़्यादा क्लीन लगे। सेम क्लास यहाँ पे भी डिफाइन कर लेते हैं मोबाइल के लिए। इसमें कुछ और क्लासेस ऐड करते हैं। क्लोज आइकन भी आ चुका है हमारे पास। अब हमने इसे थोड़ा और पॉलिश करना है। सो हम इसमें कुछ स्टाइलिंग ऐड कर लेते हैं क्योंकि स्टाइलिंग मिसिंग है इसमें। तो इसके लिए हम क्रिएट कर लेते हैं फोल्डर और इसका नाम होगा
स्टाइल, और यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं फ्री स्टाइल के नाम से। तो इसमें हम कुछ क्लासेस ऐड कर लेते हैं जो थ्रू आउट द ऐप हम यूज़ करेंगे। इसमें कुछ एनिमेशंस हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। लाइक दिस इज द कंटेनर क्लास, सो दिस इज द कंटेनर क्लास, और ये डिफरेंट डिवाइसेस पे कंटेनर की विड्थ क्या होगी। ये बटन की स्टाइलिंग आ गई हमारे पास बिफोर आफ्टर, सेम हमारे पास ग्लोबल कंटेनर आ गए जो हम यूज़ करेंगे थ्रू आउट। लाइक मैक्सिमम विड्थ क्या होगी कंटेनर की, या मैक्स पैडिंग और मैक्स विड्थ क्या होगी। फिर हमारे पास आ जाते हैं और डिफरेंट ऐसे कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं। टाइम को सेव करने के लिए मैंने पहले से डिफाइन कर रखी हैं। इसमें कुछ एनिमेशंस हैं जो ट्रांजिशन के लिए प्ले हो रही हैं। सबसे जो मेन एनिमेशन है जो आपने फुटर में देखी थी, तो वो ये है जो एक्स एक्सिस पे चलती है, ट्रांजिशन फ्रॉम एक्स एक्सिस टू -50 पिक्सल। तो ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे पास मूव करती है। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं अपनी मेन स्टाइलिंग में, इंपोर्ट कर लेते हैं। पाथ इसने गलत डिफाइन किया है, तो हम इसे खुद ही डिफाइन कर लेते हैं। स्टाइल, फ्री स्टाइल। तो हमने पाथ अब सही इंटर किया है, और इसको मूव कर लेते हैं ऐप के टॉप पे। और यहाँ पे भी कुछ और क्लासेस हैं, उनको भी ऐड करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास nav bar is also almost completed. Let's create the footer. तो इसके लिए आ जाते हैं मेन फुटर में और क्रिएट कर लेते हैं इंडेक्स फाइल, और कंपोनेंट डिफाइन करते हैं। और इसको भी कॉल कर लेते हैं अपने लेआउट में। तो ये आ गया हमारे पास फुटर। हमने बैकग्राउंड क्लास nav bar में देखते हैं कि क्या मसला हो गया। मुझे लगता है कि हमने इसका नेम गलत कर दी। आप देख सकते हैं हमारे पास nav bar अब स्टिकी है। तो फुटर में कुछ चेंजेस ऐड करते हैं। और क्लासेस ऐड करते हैं, लाइक relative, position relative, z index 1, margin top. So let's add some styling to the footer. तो फुटर का टॉप पार्ट डिफाइन कर लेते हैं जो कि है स्लाइडिंग टेक्स्ट। तो इसकी हम देख लेते हैं कि हम बना क्या रहे हैं। सो दिस इज द पार्ट वी आर राइट नाउ वर्किंग ऑन। अगर हम इसको स्क्रीन बड़ा करके देखें तो ये मूविंग टेक्स्ट एनिमेशन है। तो इसमें दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इमेज है, देन वी हैव द टेक्स्ट मूविंग, और द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द मूविंग टेक्स्ट। सो इसमें तीन मेन चीजें हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मूविंग टेक्स्ट। तो ये फुटर का टॉप पार्ट। तो इमेज ऐड कर लेते हैं इसमें।
image placeholder, तो इंस्टेड बार बार इसे मैप करने के हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, इसको एक सेपरेट कंपोनेंट, इसका हम सेपरेट कंपोनेंट ही क्रिएट कर लेते हैं और इसे हम कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। और इसको और क्लीन करने के लिए हम एक और चीज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने मल्टीपल टाइम रिपीट करनी है, तो एरे क्रिएट कर लेते हैं। तो जूम इन कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास मूविंग टेक्स्ट। तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट आ गया फ्लोटर का अपर पार्ट, राइट। इसमें जो सबसे मेन चीज़ है हमारे पास इमेज है, तो इमेज एक ही दफ़ा मैप हो रही है और जो टेक्स्ट है उसे हम मैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे वो मैप होगा सिंपली। और जो इसकी मेन एनिमेशन है मूविंग टेक्स्ट एनिमेशन, तो हम उसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि स्लाइडिंग फुटर टेक्स्ट, तो जो हमने सबसे पहले स्टाइलिंग वाली पार्ट डिफाइन किया था, तो हमने इसको सिंपली CSS में ही डिफाइन किया इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द टेलविंड, क्योंकि CSS में हमारे पास उसकी ज़्यादा कंट्रोल और ज़्यादा ग्रिप आ जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेन हमारे पास एनिमेशन है, एनिमेशन क्लास, और इसकी डेफिनेशन है ये। सो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज मूविंग द टेक्स्ट फ्रॉम x एक्सिस to -50 पिक्सल। सो एंड देन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे भी ये से मूव कर रही है, और ये यहाँ पे इसकी जो मेन डेफिनेशन है, विथ ओवरफ्लो, वाइट स्पेसिंग फॉर द टेक्स्ट एंड फॉर 10 सेकेंड, लीनियर, इनफाइनाइट एंड नॉर्मल। सो एनिमेशन के अंदर भी आप डिफरेंट फंक्शंस है, हर एक का अपना मीनिंग है। अगर आपने इसकी और डिटेल में जाना है तो आप सिंपली CSS एनिमेशन को सर्च कर सकते हैं और इसे और इन डिटेल देख सकते हैं। तो मोस्टली ये कस्टम एनिमेशंस को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसको थोड़ा और क्लीन कर देते हैं, बैकग्राउंड को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है हमारे पास टेलविंड CSS फाइल। तो जब हम टेलविंड CSS फाइल में आते हैं तो यहाँ पे हम अपनी कुछ कस्टम क्लासेस डिफाइन करते हैं जो थ्रू आउट द ऐप हम यूज़ करते हैं। तो उसमें मैंने टाइम को सेव करने के लिए पहले से वो डिफाइन कर रखी है। जो कलर कोड्स हम यूज़ कर रहे हैं मैं सिंपली इनको डिफाइन करता हूँ, और विड्थ को डिफाइन कर लेते हैं। मैक्स विड्थ हमारे पास आ गई हमारे पास, हमने डिफाइन करना 7XL, जो हम मोस्ट कॉमनली यूज़ कर रहे हैं थ्रू द ऐप, जो कि है 80 आ रहा है। और सेकंड चीज़ है हमारे पास फ़ॉन्ट एनिमेशंस, जो हम फ़ॉन्ट फैमिलीज यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी मेन फाइल में, लेआउट फाइल में। अगर हम लेआउट में जाएं तो आप देख सकते हैं हमने क्लासेस डिफाइन की हुई हैं और इनको हम एक्सेस कर सकते हैं अपनी टेलविंड में। तो चलें फोटो को कंप्लीट करते हैं।
ग्लोबल कंटेनर, यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपना लोगो, PNG, और इसके नीचे ऐड करते हैं कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट। नीचे ऐड कर देते हैं लिंक टैग, ताकि जब भी आप इसे क्लिक करें आप होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप होम पेज पे रिफ्रेश और रीडायरेक्ट हो जाएंगे। टाइम को सेव करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें रिप्लेस करता हूँ ताकि वो और ज़्यादा बेटर लगे। आपने साथ साथ डॉक्यूमेंट्स को अपनी फाइल कोड फाइल को फॉर्मेट करना है ताकि वो वेल स्ट्रक्चर्ड लगे। तो इसके लिए हमने शुरू में डिपेंडेंसी इंस्टॉल की थी ESLint। अब आ जाते हैं अपनी लिंक की तरफ। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे ये पहला लिंक। इंस्टेड लाइक दिस, यहाँ पे भी हम सिंपली से मैप कर सकते हैं। सिंपली हम कंपोनेंट बना लेते हैं, रीयूजेबल कंपोनेंट जो इन तमाम को मैप करेगा। हम इसको रीयूजेबल कंपोनेंट बना सकते हैं। यहाँ पे हम इस पूरे को ले आते हैं क्योंकि ये सेम चीज़ मल्टीपल टाइम यूज हो रही है। तो इसके पैरामीटर्स डिफाइन कर लेते हैं। और आ जाते हैं अपनी तो सेम चीज़ को हमने मल्टीपल टाइम कर दिया। अब इंस्टेड हमने देख सकते हैं हमने सिंपल प्रॉप्स पास करने इन कंपोनेंट्स में। न्यूज़लेटर सेक्शन ऐड कर लेते हैं इसमें।
ये आ गया हमारे पास न्यूज़ लेटर। इसको भी हम सेपरेट डिफाइन कर सकते हैं। इसको माध्यम दे देते हैं टॉप। तो इसके लिए हमें एक लिंक बनानी पड़ेगी जिसमें हमने इसे रैप करना है। तो ये आ गया हमारे पास न्यूज़ लेटर सेक्शन। देन ऐड कर देते हैं कॉपीराइट सेक्शन। सो इस टेक्स्ट को रिमूव कर लेते हैं। ऐड करते हैं बैकग्राउंड ग्रेडियंट कलर्स। सो दिस इज द कलर दैट वी आर यूजिंग इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। तो डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करते हैं। तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पे चले जाते हैं। बैकग्राउंड ग्रेडियंट 2 तो इसको भी हमने पहले से डिफाइन कर रखा है। देन इसकी डेफिनेशन पे अगर आप जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो बैकग्राउंड ग्रेडियंट 50-50 फॉर द रेड येलो और ब्लर 55 पिक्सल। अगर आप इसका ब्लर चेंज करना चाहते हैं 1 और 2 दोनों आप चेंज कर सकते हैं। लाइक 5 पिक्सल अगर आप करें तो आप देख सकते हैं क्लियरली वो कैसे काम कर रहा है। सेम आप दूसरा जो डॉट है हमारे पास उसको भी अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं दोनों डॉट्स हैं और दोनों को ब्लर और लीनियर ग्रेडियंटली हम शो कर रहे हैं। तो ये इफेक्ट आ गया हमारे पास इस तरह। इसको थोड़ा और क्लीन करते हैं। अब ये काफ़ी क्लीन हो चुका है। तो चलें नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं। अब हम क्रिएट करेंगे हीरो सेक्शन। तो हीरो सेक्शन को अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास 3 मेन चीज़ें। सबसे पहले टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एक्शन बटन्स और इमेज। आ जाते हैं अपने कोड में और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं सेक्शंस के नाम से। इसमें हमारे तमाम पेजेस के सेक्शंस होंगे। तो सेक्शन का नेम रख लेते हैं हीरो सेक्शन। इस सेक्शन को अब कॉल कर लेते हैं मेन पेज में। और ये जो पहले से क्लासेस हैं इन्हें रिमूव कर लेते हैं। मिन विड्थ दे देते हैं ऐसे ताकि मिन हाइट फुल स्क्रीन। मिन हाइट स्क्रीन का मतलब है कि मिनिमम हाइट जो इस कंटेनर की होगी वो 100 VH होगी। VH मीन व्यू हाइट। तो टाइम को सेव करने के लिए मैं कोड को कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसे साथ साथ एक्सप्लेन कर लेता हूँ।
ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया है, एक डिव क्रिएट की है जिसमें हमारा मेन कंटेंट है। कंटेंट के अंदर आप जाएं तो हमारे पास H1 है जो कि टाइटल आ गया हमारा। देन डिस्क्रिप्शन को हम H2 में इंपोर्ट कर रहे हैं, और अगर हम जूम आउट करें तमाम क्लासेस को रीड करने के लिए, जोश स्लाइड टेक्स्ट बॉटम। ये एनिमेशन है जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था जोश के बारे में। मार्जिन बॉटम 11, मैक्स विथ 700 के 700 पिक्सल से बाहर ये कंटेनर नहीं जाएगा। देन टेक्स्ट लार्ज फॉन्ट फैमिली, और टैबलेट और मीडियम डिवाइसेस पे इसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी होगी तो वो भी हमने डिफाइन कर लिया 980 पिक्सल। देन सेकंड इसका पार्ट है बटन्स आ गए हमारे पास। इट फील लाइक्स बटन बट दे आर लिंक्स, ये बटन्स नहीं है। तो इसमें भी हमारे पास क्लासेस हैं बटन राउंडेड, border color, background color, padding on the y axis, text color, then before and after। then हमारे पास आ जाता है इसकी hover property कि hover पे हमने जो इसका कलर डिफाइन, और ये कलर आ रहा है हमारे पास tailwind config से जहाँ पे हमने अभी कलर डिफाइन करे हुए थे। hover पे हम देख सकते हैं कि कलर इसका वाइट हो जाता है। सेम हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है लर्न मोर, इसकी अपनी क्लासेस हैं। बटन राउंडेड 50 पिक्सल, बॉर्डर राउंडेड 50 पिक्सल मीन दैट बॉर्डर की जो रेडियस है वो 50 पिक्सल है, और हम इसको एज अ प्रॉप भी पास कर सकते हैं। तो इसमें कुछ और क्लासेस ऐड करते हैं। ग्लोबल कंटेनर जैसा कि हम यूज कर रहे हैं ताकि हमारा जितना भी कंटेंट है वो पेज के सेंटर में रहे, और ये तकरीबन हम हर सेक्शन में यूज करेंगे ताकि चीजें बिल्कुल अलाइन रहें नो मैटर वट एवर द स्क्रीन साइजेस। इसे एक और डिव में रैप कर लेते हैं। इसमें कुछ क्लासेस ऐड कर लेते हैं। तो इन क्लासेस का क्या मतलब है, सबसे पहली चीज है हमारे पास उसकी पोजीशन रिलेटिव, z इंडेक्स, देन ओवरफ्लो हिडन, ताकि अगर कोई भी आइटम डिव के अंदर उसकी मैक्सिमम विड्थ को एक्सीड करता है तो वो ओवरफ्लो हिडन होगा, मीन वो डिस्प्ले नन हो जाएगा, हमें नजर नहीं आएगा। इंस्टेड ऑफ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे हमें स्क्रॉल बार शो हो वो उसे हाइड कर देगा। इसी तरह राउंडेड बॉर्डर लेफ्ट डिफाइन कर लिया 30 पिक्सल, सेम इज अ राउंडेड बॉर्डर राइट। सो राइट और लेफ्ट साइड पे आपको जो बॉर्डर रेडियस नजर आ रहा है वो इसी की वजह से है। बैकग्राउंड कलर आ गया हमारे पास, देन पैडिंग बॉटम आ गई 20 पिक्सल, तो पैडिंग बॉटम आ गई हमारे पास। देन आ गई हमारे पास लार्ज डिवाइसेस की इसके बॉर्डर रेडियस क्या होगा। देन नेक्स्ट इज द सेम बॉर्डर रेडियस ऑन द लार्ज डिवाइसेस। अगर आपने इसको और डिटेल में जाना है तो या लार्ज एक्सेल और इसकी एग्जैक्ट डायमेंशंस क्या हैं तो वो आप सिंपली टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन से फॉलो कर सकते हैं। तो अगर हम टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करें, अभी मैंने अपनी स्क्रीन पे ओपन किया, आप देख सकते हैं, मैं जूम इन कर लेता हूं ताकि आपको और ज़्यादा सही नजर आए। तो स्मॉल डिवाइस, स्मॉल मीन 640 पिक्सल, ये आ जाते हैं हमारे पास जितने भी स्मॉल डिवाइसेस हैं। इसी तरह मीडियम पे आ जाते हैं हमारे पास टैबलेट्स, लार्ज पे आ जाते हैं स्मॉल लैपटॉप्स आ गए हमारे पास, देन एक्स्ट्रा लार्ज, इससे आगे हमारे पास मीडियम साइज जो भी लैपटॉप्स होते हैं 1560, ये लैपटॉप से ऊपर आ जाती है स्क्रीन हमारे पास, मॉनिटर्स आ गए, एलसीडीज आ गई, और ये मोस्टली रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम डिफाइन करते हैं। अगर टेलविंड ने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ईजी कर लिया। अगर आप देख लें नॉर्मल CSS में तो वहाँ पे हमने हर एक चीज़ इन डिटेल डिफाइन करनी पड़ती थी कि लाइक मीडिया क्यूरी, मिन विथ, मैक्स विथ, और उसके अंदर उस क्लास को डिफाइन करना पड़ता था। लेकिन टेलविंड के अंदर ऐसा नहीं है, हमें सिंपली उस डिवाइस की डायमेंशन डिफाइन कर देनी है और उसके अंदर जो हमारी पैडिंग या जो भी हमने क्लास अप्लाई करनी है तो वो विद इन दैट रेंज ही सिर्फ काम करती है। सो ये आ गया हमारे पास हीरो सेक्शन। अब हम अपने हीरो सेक्शन में इमेज ऐड कर लेते हैं। ये आ गई हमारे पास इमेज, और इसकी क्लासेस क्या हैं, जोश फॉर द एनिमेशन, देन हीरो इमेज की अपनी क्लास,
हमने डिफाइन की हुई है। अवर फ्लो हिडन राउंडेड बॉर्डर रेडियस, राउंडेड टू एक्सएल मीन बॉर्डर रेडियस, और इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा। और जूम एक्सएल बेसिकली डेटा जोश एनिमेशन, इसका मतलब ये है कि जब ये इमेज स्क्रीन पे लोड होगी तो ये जूम आउट जूम इन होके आएगी। अगर हम पेज को रिफ्रेश करें तो अभी के लिए तो मेरी स्क्रीन का साइज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आप मोबाइल में जाएं, इसको हम मोबाइल पे जाके देखें तो आप देख सकते हैं कि वो बड़े स्मूथ तरीके से जूम आउट होके आती है, जूम इन जूम आउट होके आती है। तो जैसा कि अभी आपने देखा, तो ये मोबाइल पे मोस्ट क्लियरली नजर आती है, क्योंकि बड़ी डिवाइसेस लाइक टैबलेट डेस्कटॉप पे ये इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो ये इसलिए है। इसमें आप डिफरेंट इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके। अब हम ऐड करेंगे रिएक्ट स्वाइपर सेक्शन। सो बेसिकली ये हीरो सेक्शन का ये एक पार्ट है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आइकन मूव कर रहे हैं। अगर आप इसे कर्सर से भी मूव करें तो ये लेफ्ट राइट जाते हैं। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं लाइब्रेरी रिएक्ट स्वाइपर। अभी हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे हैं, तो आपको इसमें हर तरह की कस्टमाइजेशन मिल जाएगी। आप बड़ी कॉमन चीज़ है, आपको हर तरह की वेबसाइट पे स्वाइपर्स देखे होंगे आपने। सो सिंपली आपने इस कमांड को कॉपी कर लेना है और अपने कोड एडिटर के टर्मिनल पे पेस्ट कर लेना है। और जैसे ही हम इसे पेस्ट करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी हमारे पास। और इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए सिंपली आपने package.json में जाना है और आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। तो चलें, इसे यूज़ करने से पहले कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखें कि हमने इसकी स्टाइलिंग भी ऐड करनी है। तो ये हमारे बेसिक कंपोनेंट्स आ गए। तो ये आ गया हमारे पास टेक्स्ट। तो कोड को जूम इन कर लेते हैं। देन अब जो हमने चीज़ ऐड करनी है वो है हमारा स्वाइपर। ये आ गया हमारा स्वाइपर आइकन। तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हम यूज़ कर रहे हैं। लाइक आपको एक स्लाइड पे कितने आइटम चाहिए, अगर फॉर अभी के लिए हमने 5 सेट किए हुए हैं। स्पेस कितना होना चाहिए, दैट इज इन पिक्सल। लूप कि हमने इनफाइनाइट लूप प्ले किया हुआ है कि वो बार बार ये आइकन मूव करेंगे फ्री मोड में। और ऑटो प्ले ड्यूरेशन, दैट व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। और ऑटो प्ले बेसिकली एक फंक्शन है जो कि ये लाइब्रेरी खुद हमें देती है। और अभी के लिए मैं सेम ही इमेज को मैप कर रहा हूँ मल्टीपल टाइम्स। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है कोर वेब वाइटल सेक्शन। बेसिकली इस सेक्शन में हम अपनी सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सेक्शन में हमारे पास 2 अहम चीजें हैं, टाइटल और कार्ड। कार्ड में हमारे पास बेसिकली तमाम चीजें सेम है। द डिफरेंस इज बिटवीन आइकन, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है वाइटल सेक्शन के नेम से, और इसको हमने कॉल करना है अपने मेन पेज में। लेट्स ऐड। सबसे पहले हमने प्रॉप्स डिफाइन कर लेने हैं कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज, जो इमेजेस डायनामिक होंगी। देन हमारे पास आ गया हमारा कार्ड। कार्ड की डेफिनेशन पे अगर आप जाएं, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं कोड को, तो सबसे पहले आ गई हमारे पास मेन इमेज। देन हमारे पास आ गया टाइटल। देन हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्शन और लास्ट में उसके आइकन्स। अब हम इसे कॉल कर लेते हैं अपने यूआई में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे पास एक कार्ड आ चुका है। तो नाउ वी जस्ट नीड एन एरे जिसको हम मैप करेंगे यूआई में। तो एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। और इसे यहां पे मैप कर लेते हैं। बेसिक यूआई हमारे पास तैयार हो चुकी है।
अब इसमें लाइंस ऐड करते हैं। तो हमारे पास लाइंस भी आ गई हैं और इसे पैडिंग और इसको पैडिंग अब देते हैं। ये सेक्शन को भी ऐड सेट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेक्शन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमने इसमें डिफरेंट क्लासेस ऐड की हैं फॉर जोश फॉर एनिमेशन, कि जब कंपोनेंट लोड हो तो वो किस तरह शो होगा। सेम कार्ड की स्टाइलिंग के लिए हम ग्रिड क्लास यूज कर रहे हैं। आप इस पे ऑन क्लिक भी लगा सकते हैं कि हर एक सर्विस के लिए हमारे पास सेपरेट पेज है और जब यूजर क्लिक करे तो वो पेजेस डायनामिक होंगे। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है कंटेंट सेक्शन। तो बेसिकली इस सेक्शन में दो चीजें हैं। ऑन द राइट साइड वी कैन सी वी हैव द इमेज और लेफ्ट साइड पे हमारे पास कंटेंट है। तो कंटेंट में हमारे पास टाइटल और डिस्क्रिप्शन है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं कंटेंट सेक्शन 1 और उसे कॉल कर लेते हैं अपने मेन पेज में। तो इसमें कुछ कोड ऐड करते हैं। तो ये हमारा मेन कंटेंट ब्लॉक। बेसिकली इसमें आ रहा है हमारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज और इमेज पोजीशन। सो इस सेक्शन को हमने डायनामिकली जनरेट किया है। तो सबसे पहले आ गया हमारे सेक्शन, इसके अंदर हमने बेसिक इसकी पैडिंग और साइजेस डिफाइन कर लिए। देन ग्लोबल कंटेनर के वो कंटेनर के अंदर रहे। देन वी हैव द ग्रिड और उसके बाद हमने जोश एनिमेशन ऐड कर दिया कि फेड लेफ्ट साइड से वो शो करे। फिर हमारे पास इमेज आ गई और देन वी हैव द कंटेंट। तो और अब हमने एक एरे क्रिएट कर लिया है। तो एरे में बेसिकली हमने डिफाइन कर लिया है कि उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज की पोजीशन क्या होगी। तो इसे यूआई में शो करते हैं। तो आप यूआई में देख सकते हैं ये अब टाइटल, डिस्क्रिप्शन। तो इसको डायनामिकली जनरेट करने का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है, लेट्स से अब हम इसमें एक और कार्ड ऐड करना चाहते हैं जिसमें पोजीशन राइट होगी। तो आप देख सकते हैं ऑन सिंपल एक पैरामीटर चेंज करने पे हमारे पास एक और कार्ड जनरेट होगा जिसकी इमेज की पोजीशन राइट साइड पे है। सो now हमारा नेक्स्ट सेक्शन है कंटेंट सेक्शन 2। इस सेक्शन में हमारे पास दो चीजें हैं। एक साइड पे हमारे पास इमेज आ गई और दूसरी साइड पे कंटेंट। तो इसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स हैं। सो हमने एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेना है कंटेंट सेक्शन 2 के नाम से और उसे कॉल करना है अपने मेन इंडेक्स फाइल में। तो लेट्स ऐड सम कोड। ये हमारे पास आ गया मेन बुलेट पॉइंट, जो कि ये हमारे पास इमेज है बुलेट की और टेक्स्ट जो आएगा हम शो करेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास प्रॉप्स आ गए जो कि हम पास करेंगे कंटेंट सेक्शन 2 में। अब हमारे पास आ गए यूजर इंटरफेस ऑफ मेन कंटेंट सेक्शन। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कंटेंट आ चुका है और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई कंपोनेंट ही पैडिंग, देन वी हैव द ग्लोबल कंटेनर, देन वी आर यूजिंग द ग्रिड फॉर द स्टाइलिंग, देन हमने ऐड की है फेड इन एनिमेशन फॉर द इमेज और कंटेंट ब्लॉक के लिए हम शो कर रहे हैं टाइटल और फेड फ्रॉम द राइट साइड और मैप कर रहे हैं सिंपली बुलेट पॉइंट्स को। अगर हम इसके मेन प्रॉप्स में जाएं कि हम किस तरह पास कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर अगर आप इसको डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। और पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये एनिमेशन किस तरह काम करती है। जैसा कि अभी हमने पेज को रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं ये एनिमेशन one is coming from the right side and another is coming from the left side. Our next section is video play section, जिसमें हमारे पास एक तरफ वीडियो प्ले बटन है और दूसरी तरफ हम कुछ टेक्स्ट और स्टैट्स शो कर रहे हैं। तो चलें, तो इसके लिए क्रिएट कर लेते हैं वीडियो सेक्शन के नाम से एक फाइल अपने सेक्शंस में और उसे कॉल कर लेते हैं मेन फोल्डर में।
अब हम स्टैट्स प्रॉप्स डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास बेसिक स्टैट्स हैं जो हम सेक्शन के बॉटम पे देख रहे थे। ये हमारे पास आ गया। अब हम बना रहे हैं वीडियो प्ले बटन, जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं लिंक टैग, और इसमें हम ऐड कर सकते हैं किसी भी वीडियो का लिंक। ऑन प्ले पे वीडियो प्ले हो जाएगी। ये हमारा आ गया मेन वीडियो सेक्शन। अब हम एक एरे डिफाइन कर लेते हैं, जिस एरे को हम मैप करेंगे एज अ स्टैट्स। इमेज के डायमेंशंस ऐड कर देते हैं और उसके साइजेस। अब नेक्स्ट सेक्शन इज प्राइसिंग सेक्शन। इसमें हमारे पास एक डायनामिक फंक्शनैलिटी है। अगर आप मंथली पे क्लिक करते हैं तो प्राइसिंग डिफरेंट है और एनुअल पे डिफरेंट है। तो इसके लिए क्रिएट कर लेते हैं एक प्राइस सेक्शन और उसे कॉल कर लेते हैं अपने मेन होम पेज में। तो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप यहाँ पे देखें ये तमाम कार्ड एक जैसे हैं, और सबसे पहले कार्ड क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ उनका कंटेंट डिफरेंट है और बाकी सब कुछ सेम है। तो कंटेंट को हम पास करेंगे एज अ प्रॉप। तो उसके लिए हम पहले क्रिएट कर लेते हैं एक कार्ड प्राइसिंग पेज। तो मैंने ये पहले ही क्रिएट कर रखा है, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो इसमें हमारे पास आ रहा है प्लान और इज एनुअल। अगर एनुअल है तो ज़ाहिर बात है उसके प्राइसिंग डिफरेंट है, और प्राइसिंग पे अगर जाएं, प्लान पे अगर हम जाएं तो प्लान इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट। आप प्रॉप में देखेंगे कि प्लान इज एन ऑब्जेक्ट जो कि है टाइटल, लिमिट, मंथली, ईयरली और डिस्क्रिप्शन। ये तमाम के तमाम प्रॉप पास कर रहे हैं हम प्राइसिंग कार्ड के अंदर। और इसके अंदर हमने जोश एनिमेशन ऐड की है एज अ फ्लिप। देन वी आर शोइंग द टाइटल,
मेंबर लिमिट, प्राइसिंग एंड द पीरियड। उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाती है और देन वी हैव द प्राइस पेज लिंक। अगर प्राइस पेज पे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमें प्राइस पेज पे ले जाएगा। तो इसके लिए एक और अहम चीज़ है कि अगर आप देखें तो जो टॉगल फंक्शनैलिटी है इसके लिए हमें क्रिएट कर रहे हैं कस्टम हुक। तो अगर हम उस हुक के अंदर जाएं तो आप देखेंगे वो एट अ टाइम एक ही आइटम को एक्टिव रखती है। देन वी हैव द टाइटल, ये हमारे पास हमारे सेक्शन का टाइटल आ गया एनिमेशन के साथ। उसके बाद हमने टाइटल के नीचे जो उसके टॉगल फंक्शनैलिटी है, यहाँ पे अगर आप देखें तो वो फंक्शनैलिटी भी हमारे पास आ गई है। अब हम मैप कर रहे हैं अपने कार्ड्स को, तो इसके लिए हम एक एरे क्रिएट करेंगे जिस एरे में हमारे पास तमाम का तमाम उसका डेटा होगा। तो ये हमारे पास एरे आ गई। तो ये एरे बिल्कुल सेम है एज अ कार्ड के प्रॉप्स की तरह, जिसमें हमारे पास टाइटल, लिमिट, प्राइसिंग और डिस्क्रिप्शन है। अब अगर हम यूआई में जाएं तो देखें कि कितनी स्मूथ एनिमेशन है, वो फ्लिप करके कार्ड्स आ रहे हैं और जैसे ही हम अब क्लिक करेंगे तो वो प्राइसिंग पेज पे ले जाएंगे। अगर हम टॉगल पे क्लिक करें तो प्राइसिंग भी उसकी चेंज हो रही है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है एफएक्यू सेक्शन। तो एफएक्यू सेक्शन में हमारे पास दो चीज़ें हैं, वन और लेफ्ट साइड पे हमारे पास कंटेंट है और राइट साइड पे अकॉर्डियन फंक्शनैलिटी है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो इसके लिए क्रिएट कर लेते हैं एफएक्यू सेक्शन के नाम से एक फाइल और उसे कॉल कर लेते हैं अपने page.tsx में। तो इसमें हम सबसे पहले ये चीज़ क्रिएट कर लेते हैं कंटेंट जो राइट साइड पे है। तो ये आ गया हमारा कंटेंट ब्लॉक। तो कंटेंट ब्लॉक में अगर आप देखें हमारे पास आ गया टाइटल, डिस्क्रिप्शन और लिंक। इसके लिए हम हुक भी यूज करेंगे और अकॉर्डियन टैब भी। अगर आप यहाँ पे आएँ तो देखें इस कंपोनेंट के अंदर ये एक ही चीज़ 3 दफ़ा मैप हो रही है, सेम फंक्शनैलिटी, सेम यूआई बट विद डिफरेंट प्रॉप्स। सो इसके लिए सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं अकॉर्डियन आइटम। तो टाइम को सेव करने के लिए मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मैं दे देता हूँ। तो अकॉर्डियन आइटम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसके प्रॉप्स। तो जो इसके अंदर प्रॉप्स पास कर रहे हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चंस, आंसर्स, एडजेक्टिव, ऑन क्लिक और इंडेक्स। देन यूजर इंटरफेस की तरफ जाते हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन हम शो कर रहे हैं। देन वी हैव द इमेज, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसका आंसर जब ऑन क्लिक पे जो ट्रिगर होगा। और हुक हम वो यूज करेंगे जो हमने पहले क्रिएट की थी, जो एट अ टाइम एक ही आइटम को एक्टिव करती है। तो ये आ गया हमारा कंटेंट ब्लॉक। अगर हम अपने कोड में जाएं तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड आ गई। तो राइट साइड पे हम मैप कर रहे हैं एफएक्यूज को। तो एफएक्यू की एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। तो ये आ गई हमारे पास एरे जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को मैप कर रहे हैं सिंपली अकॉर्डियन आइटम के अंदर। तो अगर हम यूआई में जाएं आप देख सकते हैं कि एक फेड एनिमेशन भी प्ले हो रही है और ऑन क्लिक भी। जैसा कि हम अपने वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो इसमें एक दो चीज़ें हम ऐड करना भूल गए थे। तो उसमें से एक है कि आप देख सकते हैं ग्रेडियंट, ये जो ग्रेडियंट कलर आ रहा है वो कैसे आ रहा है। तो इसके लिए हम आते हैं अपने कोड में और यहाँ पे ऐड करते हैं कंपोनेंट को। सो ये बेसिकली काम कैसे कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास ऑरेंज ग्रेडियंट 1। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है। तो आप देखें बैकग्राउंड कलर, ग्रेडियंट कलर हमने इसको बैकग्राउंड डिफाइन किया हुआ है। और फिल्टर के नंबर्स को आप चेंज करके देख सकते हैं कि किस तरह ये काम करता है। बेसिकली ये एक सर्कल ही है और उसको ब्लर करके हम यूआई में शो कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने 55 किया तो ये दोबारा से एक डिफरेंट पोजीशन में आ गया। अब हम करेंगे कोड स्प्लिटिंग और एसईओ के बारे में कुछ डिस्कशन। तो कोड स्प्लिटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस, स्पेशली अगर आपकी एप्लीकेशन का साइज बहुत बड़ा है जिसमें आप मल्टीपल कंपोनेंट्स को सेम राउट पे ऐड कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं एसईओ के बारे में, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एप्लीकेशन की रैंकिंग एसईओ के हिसाब से, जो कि गूगल को और ब्राउज़र को बताता है कि व्हाट दिस पेज इज़ अबाउट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, ओजी ग्राफ बेसिकली ओपन ग्राफ होता है जो कि फेसबुक और डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्क्स यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास और भी डिफरेंट इसमें टैग्स हैं, लाइक ट्विटर कार्ड हो गया, और जो सोशल मीडिया कार्ड, जैसे आप इमेज या फिर अपनी साइट का लिंक किसी भी सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं तो आप देखते हैं कि एक बड़ा यूनिक सा सिंपल सा कार्ड बन जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले मेटा डेटा को इंपोर्ट कर लेने हैं नेक्स्ट.जेएस में, और उसमें आपके पास आ जाती हैं कुछ फील्ड्स, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, देन कीवर्ड्स बताते हैं कि ये पेज के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या हैं। लाइक अगर आपके पेज में मोस्टली डेटा है, लाइक एआई के बारे में आपने कोई ब्लॉग लिखा है या पेज लिखा है, तो कीवर्ड्स में वो की इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो गूगल पे रैंक करते हैं उनको ऐड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर हमारे पास आ जाता है ओपन ग्राफ, तो ओपन ग्राफ में आप ऐड कर सकते हैं सोशल मीडिया, तकरीबन सेम ही होता है जो हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी इमेज। लाइक आपने देखा होगा कि आप अक्सर लिंक शेयर करते हैं और एक इमेज शो होती है, तो वो इमेज बेसिकली इसी तरह शो होती है कि यहाँ पे जो आप डिफाइन करते हैं यूआरएल और उसके डायमेंशन क्या है। अब हमारे पास आ गया ट्विटर कार्ड, लाइक सोशल मीडिया कार्ड्स आप इसे कह सकते हैं। ये रोबोटो ऑब्जेक्ट बताता है गूगल बॉट्स को कि आपके पेज को रैंक करना है या नहीं करना। अगर आप लिख देते यहाँ पे ऐड करते हैं इंडेक्स और फॉलो, तो वो तमाम इस पेज को फॉलो करेंगे और इसे रैंक करेंगे। सेम आप कलर थीम डिफाइन कर सकते हैं कि डार्क थीम है, लाइट थीम है, और आप इसमें व्यू बोर्ड भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कोड स्प्लिटिंग के बारे में। कोड स्प्लिटिंग के लिए हम यूज करेंगे नेक्स्ट.जेएस का एक फंक्शन है जो है डायनामिक। इसको आप पेज के टॉप पे डिफाइन कर लें और सिंपली आपने इसे कंपोनेंट को इस तरह फोल्ड करना है। इसमें 2-3 ऑप्शंस होते हैं। अगर आप SSR को स्किप कर देते हैं तो वो कोड स्प्लिटिंग टोटल की टोटल सर्वर साइड पे ही काम करेगी, मीन सर्वर साइड से जो भी चीज़ें आएंगी वो स्प्लिट होके आएंगी। तो इसी तरह आप अपने तमाम कंपोनेंट्स को कोड स्प्लिटिंग में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी पेज की जो एसईओ स्पीड है, जो लाइट हाउस स्पीड है, वो और भी ज़्यादा बेटर हो जाती है। अब हम इस कोड को गिटहब पे डिप्लॉय करेंगे और गिटहब से हम इसे वर्सल के साथ कनेक्ट करेंगे। और वर्सल पे कनेक्ट करने का मकसद ये है कि आपने जो कोड लिखा है उसका एक लाइव लिंक जनरेट हो जाएगा जो आप अपने दोस्तों के साथ या टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने आ जाना है गिटहब पे, और गिटहब पे आपने आने के बाद न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। और अगर आपका गिटहब पे अकाउंट नहीं हो तो आप उसे क्रिएट करें, और यहाँ पे आपने रिपोजिटरी का नेम डिफाइन कर लेना है और उसकी डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी, तो रिपोजिटरी नेम हमने डिफाइन करना है और रिपोजिटरी क्रिएट कर लेनी है। जैसे ही आप रिपो क्रिएट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज आएगा जहाँ पे वो आपको कुछ इस तरह की कमांड्स आएंगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले टर्मिनल पे जाना है और इनिशियलाइज कर लेना है अपनी रिपोजिटरी को। देन आपने ऐड करना है गिट ऐड, ये बेसिकली ऐड कर लेगा तमाम की तमाम आपकी कोड की फाइल्स को। देन आपने कमेंट ऐड करना है, तो अब आपने फर्स्ट कमेंट भी ऐड कर लिया। अब जो मेन चीज़ है ब्रांच क्रिएट करना, तो ब्रांच के लिए आप सिंपली इस कमांड को कॉपी करें, git branch /m main। तो ये क्या करेगा, एक आपकी ब्रांच क्रिएट कर देगा। और ओरिजिन ऐड कर लेना है हमने। ओरिजिन मीन दैट व्हाट इज द सोर्स वेयर आवर कोड विल गो। तो ये हमारा ओरिजिन आ गया और सिंपली हमने पुश कर लेना है। तो पुश के लिए भी आपने बताना है कि कौन सी ब्रांच में पुश करना है कोड। तो अभी हमने जो नई ब्रांच क्रिएट की थी उसका नाम था मेन, तो हम सिंपली इसे मेन पे प्रेस करेंगे और हमारा तमाम का तमाम कोड गिटहब पे आ जाएगा।
अब अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करें तो आप देख सकेंगे यहाँ पे कोड फाइल्स आ चुकी हैं। अब आपने इसे ऐड करना है वर्सल के साथ, तो आपने वर्सल पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो मैंने पहले से किया हुआ है और आपने कुछ इस तरह का, जब आप न्यू पे ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास यूजर इंटरफेस आएगा। जो अभी हमने रिपो क्रिएट किया वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। सिंपली आपने इसे इंपोर्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसे इंपोर्ट करेंगे और डिप्लॉय के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कोड ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। जैसे ही ये बिल्ड होगा एक लाइव लिंक जनरेट होगा जो कि आपकी रिपो में ऐड हो जाएगा और आप अपनी टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मजीद वीडियोस और ट्यूटोरियल्स के लिए कनेक्टेड रहें और नीचे कमेंट में कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है ज़रूर बताएं और कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।